2022 में ये ग्रुप घर से निकला इस उम्मीद के साथ कि कल सुनहरा होगा, मगर दिक्कत ये है कि ये कई दिनों से पनामा के जंगलों के बीच अटक गया है। हालात इतने बुरे हैं कि रात पेड़ों पर गुजारनी पड़ रही है। ग्रुप में एक लड़की भी है जो अपनी पहचान छिपाने के लिए बाल छोटे करवा कर आई है ताकि किसी तरह माफिया की नजरों से बचा जा सके, क्योंकि ये पनामा के खतरनाक जंगल है, ना कि हमारे आसपास के कोई शहर या इलाके वाले जंगल जहाँ जहरीले सांप, शेर और जंगली भालू तो होते ही हैं, लेकिन ऊपर से दो और बहुत बड़े खतरे हैं। पेड़ों पर लटकते हुए कपड़े दिख रहे हैं, कहीं इंसानी सिर पड़ा है। अब इसी खौफ के साए में एक और ग्रुप है जो ट्रक के अंदर इंतजार कर रहा है कि उनके डॉन्कर आएंगे और कल उनको मेक्सिको बॉर्डर पार करवाएंगे। तो क्या मेक्सिको बॉर्डर, जिसकी 30 फीट ऊंची दीवार है, इसे ऐसे करके पार करना होगा? क्या ये कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो ये देखिए, ये इंडिया से पहले कतर जाते हैं और फिर कोलंबिया। अब आप सोचेंगे कि इनके पास तो वीजा नहीं है, तो ये फ्लाइट से कैसे जा रहे हैं? तो दोस्तों, ये सब फेक वीजा और बहुत बड़े नेटवर्क का खेल है। यहाँ पूरी तरह से सेटिंग चलती है। शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, तो उस पुराने ग्रुप की एक स्टेटमेंट को सुनिए। कोई एक दो बंदा होता है 10 में से, दूसरी लाइन में हमें जाना होता है। फिर हम उस लाइन में गए, हमारा सब कुछ इमिग्रेशन क्लियर हुआ। एयरलाइंस थी हमारी, दिल्ली से हम पूछे इथोपिया, एडिस अबाबा से पहुंचे हम फिर ब्राजील साओ paulo एयरपोर्ट, फिर रुके हम 40-45 घंटे। वहीं पे भाई एयरपोर्ट पे सोए 2 दिन। अब होता यह है कि एंट्री के बाद उन्हें वैन में बिठाकर अलग अलग जगहों पर 3-4 दिन के लिए छुपा दिया जाता है, ताकि जब आगे से ग्रीन सिग्नल मिले तभी इन्हें आगे निकलने के लिए बोला जाएगा। अब ये सब कौन करता है दोस्तों? यहाँ एंट्री होती है आपके आसपास के उन एजेंटों की, यहाँ हजारों बच्चे आइलेट्स की तैयारी करने और बैंड्स देने जाते हैं। ये वही ऑफिस है यहाँ लोग लीगल प्रोसेस से विदेश जाने की फाइल लगाते हैं, लेकिन वहीं अंदर कुछ ऐसे प्लेयर भी छिपे बैठे हैं जो डंकी वाला रूट ऑफर करते हैं। ये ऑफर भी 2 तरह के होते हैं। एक 25 लाख का पैकेज, जिसमें पनामा के जंगल, कतर और कोलंबिया के रास्ते मेक्सिको बॉर्डर पार करवाया जाएगा, और दूसरा रास्ता है डायरेक्ट फ्लाइट का। इसका पैकेज 80 लाख तक जाता है, लेकिन सुनने में ये आया है कि 80 लाख देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अंत में इन्हें कहीं ना कहीं से बॉर्डर पार करना ही पड़ता है। तो 25 लाख का पैकेज देकर ये ग्रुप पनामा के जंगलों में तो पहुंच गया, लेकिन यही मुसीबतें एक नहीं है, हजारों हैं। खाना खत्म हो चुका है, शरीर में थकान है, ऊपर से माफिया का डर कहीं से आकर मार ना दे। इस ग्रुप में वो लड़की भी है जिसने अपने बाल छोटे किए हैं। देखने में वो शांत है, लेकिन आपस में ग्रुप बातें करते बताता है कि उसकी कोई मजबूरी होगी। अब रात हो चुकी है और हालात ये हैं कि इनके पास रुकने की कोई जगह नहीं है। अगर इनके साथ डॉन्कर होते तो शायद कोई शेल्टर मिल जाता, लेकिन डॉन्कर गायब है। अब हर कोई सहमा हुआ है कि क्या होगा। तभी अचानक सन्नाटे को चीरता हुआ एक फोन का घंटी बजता है। सब खुश होते हैं, सबको लगा कि शायद एजेंट ने डॉन्कर को भेजा होगा, लेकिन हमारा मेन हीरो जैसे फोन उठाता है। ओ हेलो। हाँ जी भाजी। पैसे नहीं पहुंचे तेरे? हाँ जी भाजी। और पैसे नहीं, बकाया वो ताही आगे पहुंचेगा। इतना कहते ही फोन कट हो जाता है। खैर, उस रात तो जैसे तैसे इन्होंने पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाई और रात काटी, लेकिन इस घने डरावने जंगल में आज क्या होने वाला था ये इनको भी इसकी खबर नहीं थी। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सुबह होते ही जंगल में पंछियों की मधुर आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये सुकून बस कुछ पलों का था। तभी दूर से 2 इंसान इनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर पहले तो सब सहम जाते हैं। बस एक ही सवाल चल रहा होता है कि ये कौन है, लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण भी जागती है कि शायद ये हमारे डॉन्कर हैं जो उन्हें लेने आए हैं। वो जैसे करीब आते हैं, बिना किसी किंतु परंतु के सबसे पासपोर्ट की मांग करते हैं। पासपोर्ट का नाम सुनते ही सब सुन रह जाते हैं। अब सवाल ये था, यहाँ इस जंगल के बीचों बीच पासपोर्ट का क्या काम? लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो एक एक करके सबने अपने पासपोर्ट उनके हवाले कर दिए। तभी उन डॉन्कर में से एक को शक होता है कि कोई तो है
जिसने अपना पासपोर्ट नहीं दिया वो अपनी नजरें घुमाता है और कहता है अभी भी किसी का पासपोर्ट और आईडी मिसिंग है। वो लोग फिर से तलाशी लेने लगते हैं। अभी मन में हजारों सवाल उनके चल रहे हैं कि आखिर ये पासपोर्ट क्यों दिया जा रहा है। तभी ग्रुप में से एक लड़का, जो आप देख सकते हैं ब्लैक जैकेट पहने हुए, वो सबको शांत करवाता है और समझाता है कि इस वक्त पासपोर्ट देना क्यों जरूरी है। ये बात बहुत गहरी है। डंकी के खेल में पासपोर्ट की इतनी अहमियत क्यों है और ये कागज का टुकड़ा कैसे उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे ही डोंकर पासपोर्ट लेकर आगे बढ़ने का इशारा करते हैं, सब लोग उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। अचानक से एक ट्रेन बड़ी स्पीड के साथ ऊपर से गुजरता है। अभी ब्लैक टली ही थी कि थोड़ी दूर और चलने के बाद अचानक सामने माफिया आ जाता है। जैसे माफिया नजर आता है, वो डोंकर जो अभी तक इन्हें रास्ता दिखा रहे थे, पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाते हैं। अब ये लोग माफिया के सामने अकेले खड़े हैं। माफिया आते ही सबसे पहले पैसों की डिमांड करता है। सब लोग जान बचाने के लिए एक एक करके जितने पैसे होते हैं इनके हवाले कर देते हैं। लेकिन तभी ग्रुप में से एक ऐसा लड़का होता है जिसके पास पैसे नहीं होते। माफिया उसके पास आता है, पैसे मांगता है और नहीं मिलने पर माफिया बिना किसी रहम के गोली मार देता है। सबको माफिया आप कपड़े उतारने के लिए कहता है। एक एक करके सबके कपड़े उतारे जाते हैं। अब बारी उस लड़की की आती है जिसका मैंने जिक्र किया था। माफिया उसे भी कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन कहानी का जो मेन हीरो होता है वो बीच में आकर कहता है और चिल्लाकर बोलता है ये कपड़े नहीं उतारेगी। वो उस हीरो को बड़ी बुरी तरह से मारना शुरू करते हैं। उसे तब तक पीटा जाता है जब तक वो अधमरा ना हो जाए। अंत में माफिया उन्हें उसी हाल में जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। अब जैसे तैसे वे लोग उस जगह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जंगल का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ा और आगे चलते ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर सामने आता है। पेड़ों पर लटकते हुए कपड़े, इंसानी धड़ और जगह जगह बिखरी हुई लाशें। ये देख सब ठहर गए। तभी उनमें से एक ने इशारा किया, देखो वो इंसान, मुझे लगता है कि वो मरा नहीं है, हमें उसे देखना चाहिए। सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना शुरू किया। करीब जाकर देखा तो वो इंसान वाकई जिंदा था। उसे देखकर सब एक पल के लिए तो खुश हो गए, लेकिन जैसे ही वो उठा उसकी हालत देख सब कांप उठे। उसने लड़खड़ाती आवाज में पानी मांगा। पानी है के कोल वीरे। हीरो ने अपने बैग से पानी निकाला, उसे पिलाया। फिर उसने तुरंत खाने के लिए हाथ फैलाया तो हीरो ने अपने हिस्से का आखिरी ब्रेड का टुकड़ा भी उसको दे दिया। वो उसे ऐसे खा रहा था जैसे मानो कितने हफ्तों, कितने महीनों से भूखा हो। जब उससे पूछा गया कि तुम यहाँ कितने दिनों से हो, तो उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने कहा, मैं तो यहाँ महीनों से भटक रहा हूं। उस बेबस इंसान को भी अपने साथ ले लिया, ये सोचकर कि शायद ये भी उनके सफर का एक साथी बनकर काम आएगा। लेकिन उस घायल इंसान के साथ आगे बढ़ने के कुछ ही पल बाद जो हुआ, उसने इन सब की बची खुशी हिम्मत भी पूरी तरह से तोड़ कर रख दी। जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, उनकी किस्मत ने एक बार फिर से करवट ली, लेकिन इस बार और भी ज्यादा खौफनाक तरीके से। चलते चलते उनके एक साथी को एक जहरीला सांप काट लेता है। देखते देखते उसके मुंह से झाग निकलनी शुरू होती है। वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि वो श्रीलंका का रहने वाला था, जो कोलंबिया से इनके ग्रुप के साथ जुड़ा था और अजीब सी भाषा बोलता था। अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। तड़पते हुए उस साथी को वहीं अकेले छोड़कर आगे निकलना ही इन लोगों ने अपनी मजबूरी समझा, क्योंकि वहां रुकने का मतलब था खुद को मौत के हवाले करना। अब दिन बीतते जा रहे थे। भूख और प्यास से इनका बुरा हाल हो रहा था। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी आंखों के सामने उम्मीद की एक किरण दिखी। दूर एक बड़ा सा ट्रक दिखाई दिया। उम्मीद जगी और लोग तेजी से उस ट्रक की तरफ भागे। जैसे ही अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर 100 से भी ज्यादा लोग पहले से ठुसे हुए बैठे थे, मानो हफ्तों से इसी ट्रक में कैद हो। अब असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। इन्हें ऐसी जगह से मैक्सिको बॉर्डर की उस इम्पॉसिबल दीवार को पार करवाना है। वही दीवार जिसमें डोंकर का प्लान कुछ ऐसा होता है, वही सुरंग वाला रास्ता। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी। यहाँ लोग मैक्सिको बॉर्डर पार करने से पहले ऐसी वीडियो बनाते हैं। देखा, हम इस रास्ते से जाने लग रहे हैं दोस्तों। ये ग्रुप इसी सुरंग के अंधेरे रास्ते से होकर उस पार जाने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि मैक्सिको बॉर्डर की दीवार 30 फीट से भी ज्यादा की है। इसे पार करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, और अगर किसी तरह ये ऊपर चढ़ भी जाए तो असली मौत का साया तो बॉर्डर के उस पार है। 8500 से भी ज्यादा सैनिक तैनात हैं, जो हर 15 मिनट में गश्त करते हैं, और सीबीपी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का ऐसा पहरा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।
अब दोस्तों कहानी को एक पल के लिए रोक लेते हैं और एक सवाल पर जाते हैं कि क्या बॉर्डर पार कर लेने के बाद इनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? इसका जवाब आपको जल्द ही मिलेगा। बॉर्डर पार करने के बाद इनके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो ये खुद को सरेंडर कर दें, या फिर अगर सेटिंग मजबूत है तो डोंकर इन्हें आगे किसी सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचा देंगे। आपने देखा होगा कैसे ट्रकों में लोगों को भरकर भेजा जाता है और वहां कितने हादसे होते हैं, कुछ लोग तो रास्ते में ही मारे जाते हैं। अगर सिर्फ डेटा की बात करें तो इसी रास्ते से 1233 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सिर्फ ट्रक के जरिए ही 174 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यानी डेथ रेट का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इनकी सेटिंग नहीं है तो इन्हें सीधे आर्मी अरेस्ट कर लेती है। 8500 से भी ज्यादा सैनिक वहां तैनात रहते हैं। 15 मिनट बाद गश्त होती है और इसलिए मेक्सिको बॉर्डर को इस तरह पार करना लगभग नामुमकिन है। अब तो सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त हो चुकी है। अब यहीं पर आता है उस पासपोर्ट का असली खेल। जब इन्हें अरेस्ट किया जाता है तो डंकी एजेंट इनका पासपोर्ट छीन लेते हैं, क्योंकि वो उन्हें असाइलम के लिए अप्लाई करना सिखाते हैं। असाइलम का मतलब है कि उन्हें यूएसए की सरकार को ये यकीन दिलाना होगा कि इन्हें अपने देश से खतरा है। पासपोर्ट इसलिए भी छीना जाता है ताकि ये अपने देश वापस डिपोर्ट ना हो सके। अब हालात तो ये है कि लाखों केस पहले से ही पेंडिंग में है। ये लोग जेलों या डिटेंशन सेंटर में सालों साल इंतजार करते हैं कि कब इनकी फाइल खुलेगी। अब यहाँ एक ही काम बचता है, जज को कन्विंस करना कि इन्हें अपने देश से खतरा है और इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। अगर जज को कन्विंस नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो इन्हें सीधा डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। वैसे एक और ग्रुप था जो इसी रास्ते से बॉर्डर पार करके पहुंचा ही था कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रूल के लिए एक अनाउंसमेंट कर दी। I will declare a national emergency at our southern border. अपनी कहानी पर अगर वापस आए तो ट्रक में इंतजार करते हुए अगला दिन भी बीत जाता है और फिर उसी दिन डोंकर इन्हें आगे बढ़ने के लिए इशारा करते हैं। मैक्सिको बॉर्डर का रास्ता लंबा है, इसलिए इन्होंने पहाड़ियों के बीच से पैदल चलना शुरू कर दिया। जमीन पर पहुंचे ही थे तभी अचानक अफरा तफरी मच जाती है। ना जाने कहां से आर्मी को पता लग जाता है कि वहां एक ग्रुप मौजूद है। अब यहाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। अब ये एक ग्रुप नहीं बल्कि 2 ग्रुप थे। 120 से भी ज्यादा लोग एक साथ उस बॉर्डर की दीवार को पार करने की जद्दोजहद में लगने वाले थे। जैसे आर्मी वहां पहुंचती है पूरा इलाका गूंज उठता है। आर्मी ने सरेंडर करने के लिए आदेश देती है, लेकिन डर और दहशत में ये लोग रुकते नहीं है। अफरा तफरी के बीच आर्मी को मजबूरन गोली चलानी पड़ती है। गोलियों की आवाज जंगल में गूंज उठती है और देखते ही देखते कुछ लोग वहीं ढेर हो जाते हैं, कुछ ऑन द स्पॉट दम तोड़ देते हैं। जान बचाने के लिए जो बच निकलते हैं वो वापस उन्हीं खौफनाक जंगलों के बीच भटक जाते हैं और यहीं पर आकर हमारी इस कहानी का अंत होता है। अब सोच कर देखो, इतना सब कुछ सहने के बाद भी हाथ क्या आया सिवाय मौत के, और पीछे कितना कुछ छूट गया। किसी ने जमीन बेची होगी, किसी ने अपना घर गिरवी रखकर एजेंट को 25 लाख दिए होंगे और बूढ़े माँ बाप को लाश तक नसीब नहीं हुई। तो क्या फायदा ऐसे रास्ते से जाने का? 700 स्टूडेंट के डिप्यूटेशन की वीडियो मैंने बनाई है, यहाँ पर क्लिक करके जरूर देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।